हाँ, यादों की दहलीज पे कंटिन्यू कर रहे हैं कहानी को। रोमा, क्या लेक्चर देती हो? मैं तो तुम्हारे यह 4-5 लाइनों का लेक्चर सुनकर रोमांचित हो उठा। निशांत की कुछ कुछ बातें रोमा को याद आ जाती और पूरा दिन कट जाता और वह यादों में खोई रहती। औरत के जीवन में एक वह भी क्षण होता है जब उसे अपने माँ बाप का प्यार याद आता है। उसे अपना बचपन, संगी साथी और इष्ट मित्र सभी याद आते हैं। दूसरा क्षण वह भी याद आता है जब वह अपने सौंदर्य को दुल्हन के रूप में देखती है। और ये दो क्षण तो औरत के जज्बात को रोमांचित करने वाले होते हैं। किसी किसी के नसीब में विधाता तीसरा क्षण भी लिख देता है और वो क्षण होता है पति की मृत्यु का होता है। किसी किसी को ये क्षण भी देखना पड़ता है। औरत की मानवीय संवेदनाओं में सबसे दहलता हुआ क्षण यही होता है। यह वह क्षण होता है जिसमें मानवीय संवेदनाओं में सबसे दहलता हुआ क्षण होता है। यह वही क्षण होता है जिसमें औरत ये चाहने लगती है कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। यह औरत की मानवीय संवेदनाओं के संदर्भ में भारतीय व्याख्या है। जीवन यूं ही कटता जा रहा था। जीवन यूं ही कटता जा रहा था जैसे कि शांत नदी का जल हो, न कोई उतार न कोई चढ़ाव। जिंदगी जिए कैसे जिए? जिस अर्श से शुरू हुई थी, लगा था कि जीवन घर परिवार जन्नत की तरह संवरता ही चला जाएगा, लेकिन विधाता ने उसे फर्श पर ला दिया। अभी रोमा की उम्र ही क्या थी, मात्र 30 वर्ष। शहरी सभ्यताओं में तो 30 वर्ष में ब्याह ही होता है। रोमा का जीवन, उसका सौंदर्य इस तरह टूट कर बिखर रहा था जैसे कोई नया नया सितारा किसी ग्रह से टकरा कर टूट जाता है। शरीर जिस क्षण तक सांसों के बंधन से जुड़ा रहता है, उस क्षण तक हार के भी जीना पड़ता है। रोमा के जीवन से प्रोफेसर निशांत का जाना इस तरह हुआ जैसे कि रात्रि में देखे गए स्वप्न दिन के उजाले में अपना अस्तित्व खो देते हैं। मनुष्य जब टूट कर बिखरता है तो उसके संभलने की संभावना अपना अस्तित्व खोने लगती है। जगत मिथ्या होता है लेकिन मनुष्य यहाँ रहना चाहता है। ये मनुष्य की मानवीय कमजोरी है। रोमा यदि स्वीकार कर लेती कि आज का मेरा यथार्थ है प्रोफेसर निशांत का न होना, और जब जगत ही मिथ्या है तो किसी का शोक ही क्या करना, तो भी शायद उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाती, रास्ते पर आ जाती। रोमा अपनी इसी गम को भुलाने के लिए किताबों में डूबती जा रही थी। समय भी निर्बाध गति से बीतता जा रहा था। वाल्टर बेन्यामिन ने पृष्ठ पर लिखते हुए जो बातें सोची, रोमा आज वही सोच रही थी। हम में से किसी के पास समय नहीं था कि हम अपने जीवन के असली नाटकों को जी सकें जो हमारी नियति में लिखे थे। यही चीज़ हमें बूढ़ा बनाती है, सिर्फ यह और कोई नहीं। हमारे चेहरों की झुर्रियाँ और सलवटें उन विराट उन्मादों, व्यसनों और अंतर्दृष्टियों की ओर संकेत करती है जो हमसे मिलने आए थे और हम घर पर नहीं थे। वाल्टर बेन्यामिन पृष्ठ पर लिखते हुए। रोमा सोचती जा रही थी कि निशांत ने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। मृत्यु एकमात्र चीज जिसके बारे में हम निश्चिंत होते हैं। मनुष्य जानता है कि ईश्वर के सिवा जगत में सब मिथ्या है,
फिर भी मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता। मृत्यु मनुष्य को इसलिए भी भयानक लगती है कि मरने के बाद मनुष्य कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद मनुष्य कुछ नहीं सोचता, और कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं सोचना ही मृत्यु है। इस एक मानवीय दृष्टिकोण कोण यह एक मानवीय दृष्टिकोण है और मनुष्य इसी में घबराता है। निशांति की मृत्यु ने रोमा को झिंझोड़ कर रख दिया था। जीवन को यदि जीवात्मा ने धारण किया है तो एक दिन उसे त्यागना भी पड़ेगा। मनुष्य बस यही नहीं सोच पाता, सोचे भी कैसे। जीवन युवावस्था से जीवन साथी की रंगीन कल्पनाओं में बीतता है। कहना न होगा कि साथी बिछुड़ जाए तो इसे स्वीकार करना भी एक बड़ी बात होगी। मनुष्य टूटकर इस बिंदु पर बिखरता है जब वह बिखरने की कल्पना भी नहीं कर पाता है। रोमा की जिंदगी एक आलीशान मकान के खंडहर की तरह हो गई थी, जिसमें ऐश्वर्य की सभी चीजों के बावजूद मनुष्यों को दहला देने वाली चीखें और उन चीखों की टकराहटें गूंजती थीं। जीवन में रंगीन आकाश का स्थान घनघोर काले बादलों में टकराती हुई बिजलियों ने ले लिया था। दौलत और ऐश्वर्य के बावजूद रोमा का जीवन वीरान हो चला था। घर की दीवारें काटने के लिए उसे हर वक्त दौड़ती रहती थीं। नदी में डूबते वक्त एक छोटा सा तिनका भी सहारा बनने का वजूद रखता है। दीपक की एक छोटी सी लौ अंधेरे के पूरे साम्राज्य को, उसके वजूद को हिला सकती है। लेकिन यही छोटा तिनका और छोटी सी लौ के लिए रोमा तरस जाती थी। आज रोमा एक मशीन बनकर रह गई थी। उसकी मानवीय संवेदनाओं की दहलीज पर एक टहलता हुआ यथार्थ था। रोमा चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य जब ज़्यादा टूटता है तो संभलने की शक्ति भी स्वयं अपने भीतर से ही जुटाता है, और यह प्रेरणा उसे ऊपर वाला ईश्वर ही प्रदान करता है। जीवन का कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, लेकिन जीतता वही है जो डरता नहीं है। संभावनाओं का आकाश अनंत होता है। रोमा न चाहते हुए भी अपने पिछले जीवन में चली गई थी और वो सोचती जा रही थी कि जिस लड़की का जीवन हर क्लास को टॉप करते हुए बीता, उसकी जवानी दुखों को ढोते हुए बीतेगी। 3 साल बाद रोमा अपने को काफ़ी संभाल लिया था। कहानी जो है अब 3 साल के बाद शुरू हो रही है। रोमा ने अपने को काफ़ी संभाल लिया था। वह शिमला के संगमनेर कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी हो गई थी। रोमा को दिल्ली आए अभी मात्र 8 महीने ही हुए थे। उसने कनॉट प्लेस के पीवीआर सिनेमा के पास किराए का एक अच्छा मकान ले लिया था। यह मकान रोमा के पिताजी के एक परिचित का था। अब रोमा दिल्ली विश्वविद्यालय के पास किराए के मकान की तलाश कर रही थी, क्योंकि विश्वविद्यालय का क्वार्टर मिलने में अभी काफ़ी देरी थी और कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है। यहाँ रहने में रोमा के काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे और वह सोच रही थी कि अगर यूं ही वह सारे पैसे खर्च कर देगी तो भविष्य में पैसे की ज़रूरतें पड़ेंगी तो वह कैसे पूरा करेगी। रोमा सोच विचार में अपना काफ़ी समय व्यतीत कर दिया करती थी। जीवन ने रोमा को काफ़ी भयभीत बना दिया था। हर काम को करते वक्त वह काफ़ी फूंक फूंक कर कदम उठाती थी। वह सोचती थी कि उसका जीवन अब कैसे कटेगा। जीवन कोई 1-2 दिन का तो होता नहीं। अपना जीवन रोमा को पहाड़ की तरह भारी प्रतीत होता जा रहा था। संभावनाओं
का आकाश और संसार से भी उसे अब कोई आशा नहीं थी। रोमा की जिंदगी एक घुटन भरी भटकती आत्मा की तरह हो गई थी। संसार में उसे अब कोई रस नहीं रह गया था। हर सुख देने वाली वस्तुओं से उसे अरुचि हो गई थी। कमरे की रोशनी बंद कर कुछ सोचते हुए रोमा लेट गई थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सोते हुए ख्वाब में उसने अपनी बीती जिंदगी के लम्हे को दोहराना शुरू कर दिया। रातें करवटें बदल बदल कर ख्वाब के आगोश में बीतने लगी। इतने में सुबह के 5 बज गए। 5 बजे घड़ी के बजने के साथ रोमा ने बिस्तर छोड़ दिया और अगले दिन का क्लास लेने की तैयारी शुरू कर दी। रोज की तरह चाय पीकर नहा धोकर रोमा उस दिन के क्लास के लेक्चर के लिए कोई नया उपन्यास लेकर उसे नित्य की भांति दोहराने लगी। तब तक सुबह के 8:45 बज चुके थे। रोमा पुस्तक को रखकर चाय बनाने अपने किचन में चली जाती है और फिर चाय पीकर तैयार होकर कॉलेज की तरफ चल पड़ती है। रोमा चलते हुए सोचने लगती है कि कहीं वह निराशावादी नजरिया के दलदल में धंसती जा रही है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे संभावनाओं की बजाय रास्ते की बाधाएं ही दिखाई पड़ती हैं। रोमा के कदमों की आहट कुछ धीरे हो जाती है और उसके मन का कोई कोना कहने लगता है कि एक गुरु को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। यदि गुरु ही कमजोर होगा तो सफल और शक्तिशाली छात्रों का निर्माण कैसे कर पाएगा। शिक्षा देते देते उम्र के ढलने पर गुरु जहाँ विश्राम की ओर बढ़ता है, वहीं उसके द्वारा शिक्षित छात्र ज्ञान की विराट संभावनाओं को लेकर उसकी साधना को आगे बढ़ाते हैं। रोमा टूटकर बिखर चुकी थी। वह सोचने के लिए बाध्य हो चुकी थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह जीवन की सार्थक सक्रियता बहाल रखने वाली जीने की इच्छा कहाँ से ले आए। इन्हीं बातों में डूबते उतराते रोमा विश्वविद्यालय के अपने अंग्रेजी क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। सभी छात्र आ चुके थे। रोमा ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सभी छात्र मन लगाकर रोमा का लेक्चर सुन रहे थे। रोमा पढ़ाने के बाद घर आ गई और घर की दीवारें रोमा को फिर गुजरी हुई यादों में ले जाना चाहती थीं। व्यक्ति का जीवन बड़ा विचित्र होता है। वह जिसे भूलना चाहता है भूल नहीं पाता, जिसे नहीं भुलाना चाहता उसे भूल जाता है। मनुष्य की सार्वभौमिक संभावनाएं भी बड़ी अजीब हुआ करती हैं। खैर, रोमा का जीवन बीती यादों के साथ इसी प्रकार चलता जा रहा था। जीवन में कोई उत्साह नहीं रह गया था। जीवन में मानो मृत्यु की तरह चरम स्थिरता आ गई थी। आखिर रोमा उसमें से निकले तो कैसे निकले। जीवन में संभावनाओं का कोई आकाश उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मनुष्य के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं जब वह चारों तरफ से हताशाओं से घिर जाता है। चाहकर भी उसमें से निकलना मुमकिन नहीं हो पाता। हताशा मनुष्य को अपने भंवर जाल में जकड़ती है जिसका कोई अंत नहीं होता। लाख चाहकर भी उसमें से कैसे निकले वह नहीं जान पाता। जब सभी पत्ते विपरीत दिशा में पड़ने लगें तो आखिर मानो करे तो क्या करे, वह नहीं जान पाता। रोमा हताश और निराशा से इतनी घिर चुकी थी कि ईश्वर का स्थान भी उसे छलावा लग रहा था। हम ईश्वर की पूजा करते हैं लेकिन वह हमें सही मार्ग दिखाएं, लेकिन जब वही ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाने में असफल हो जाए तो हम क्या करें। आखिर हताशा और निराशा से निकलें भी तो कैसे निकलें। रोमा इस बात को सोचते हुए अपना कर्तव्य करती
रही थी, फल अच्छा है बुरा है, अब उसे इस बात की चिंता नहीं रह गई थी। रुमा को बार बार लग रहा था कि वह अपना कर्तव्य करते हुए इसी तरह संसार से विदा हो जाए। खुशी, उत्साह, मन के हर्ष, जीने की इच्छा अब उसमें नहीं रह गई थी। उसका अंतर्मन बार बार यही कह रहा था कि जगत नियंता परम पिता उसे सद्गति प्रदान करें। रुमा को आज न जाने क्यों तनु की याद आ रही थी। बार बार आंसुओं की धारा उसकी आंखों में से गिर रही थी और तनु का चेहरा रुमा के आगे आ जाता था। जिंदगी के कुछ आयाम शाश्वत हुआ करते हैं, मसलन कुछ यादें, चाहे वे बचपन की हों या जवानी की या बुढ़ापे की, कभी कभी ये यादें जहन में बिजली की तरह कौंध जाती हैं। तब महसूस होता है कि ज़िंदगी एक सिनेमा की रील की तरह से है। जैसे रील घुमाने पर सिनेमा आगे चला जाता है, ठीक ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। रील को आगे बढ़ाते हुए आदमी पीछे के दृश्यों को देख लेता है, अमुक समय में हमने क्या किया था। ये कहानी कंटिन्यू रहेगी आने वाले समय में, थोड़े थोड़े पार्ट इसके दिए जाएंगे। धन्यवाद।